हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी के एग्ज़ाम बहुत अच्छे हो रहे होंगे। अब जो आपका नेक्स्ट एग्ज़ाम है वो है 12 अप्रैल को मैथ का एग्ज़ाम, आपका 10th क्लास का। आप सभी ने अपनी प्रैक्टिस कर ली होगी। अब एक फाइनल टच देने का टाइम आ गया है, जिसमें आप अपने जितने भी फॉर्मूले हैं आपकी मैथ की बुक के, वो सब मैं आपको कराने वाली हूँ और आप एक बार वापस से ये रिवाइज कर लेंगे। अगर कोई फॉर्मूला आपको थोड़ा कम याद है तो उसको अच्छे से याद कर लेंगे, क्योंकि अगर आपने फॉर्मूला कहीं भी गलत याद किया हुआ है तो बेटा उससे आपका पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा, आपकी प्रैक्टिस जो है वो सारी वेस्ट हो जाएगी। इसलिए किसी भी क्वेश्चन को करने के लिए हमें उसके फॉर्मूले का, उसके बेसिक का पता होना चाहिए, तभी हम क्वेश्चन को सही से कर सकते हैं। साथ में आप इन सभी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए, सभी फॉर्मूलों को याद कीजिए और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसका फ़ायदा उठा सके। क्योंकि हमारा सिर्फ एक ही मोटिव है कि आपके जो मैथ में मार्क्स हैं वो बहुत अच्छे आए। और आपने अगर इन सभी फॉर्मूलों को याद कर लिया है तो आपके मार्क्स फुल आउट ऑफ फुल आने वाले हैं, कोई भी आपके मार्क्स नहीं काट सकता। ठीक है ना? तो ज़्यादा लेट ना करते हुए मैं आपको सभी फॉर्मूले करवा देती हूँ। जैसा कि आपको पता है कि फर्स्ट चैप्टर हमारा है वास्तविक संख्याएं। देखिए बेटा, वास्तविक संख्याओं में सबसे पहले हमें संख्याओं के बारे में पता होना चाहिए। तो संख्याएं जो है प्राकृत संख्याएं, नेचुरल नंबर जो है आपके पास जिन वस्तुओं को गिनने के लिए जिन संख्याओं का हम उपयोग करते हैं वो हमारी प्राकृत संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 1, 2, 3, 4, 5 ये पूर्ण संख्याएं होती है, होल संख्याएं जो 0 से स्टार्ट होती है हमारी। तो इसमें आप लिखते हैं 0, 1, 2, 3 इस तरीके से। प्राकृत संख्या में अगर हम शून्य मिला दें, 0 मिला दें, तो हमें जो संख्याएं मिलेंगी वो पूर्ण संख्याएं होंगी। फिर होती है हमारी पूर्णांक संख्याएं, इंटीजर्स। प्राकृत संख्या में शून्य और ऋणात्मक नेगेटिव संख्याओं को भी अगर हम साथ में ले लें तो हमारे पास ये बन जाता है पूर्णांक संख्याएं। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। इसी तरह सम संख्याएं होती है बेटा, जो संख्याएं 2 से पूरी भाग हो जाए वो सम संख्याएं होती हैं, 2, 4, 6, 8। नेक्स्ट है विषम संख्याएं। विषम संख्याएं वो होती हैं जो 2 से भाग नहीं होती हैं। ये है 1, 3, 5 इस तरीके से जो भी संख्या 2 से भाग नहीं हो, विषम संख्या। अभाज्य संख्या वे संख्याएं जो स्वयं और 1 के अलावा किसी से भी भाग ना जाएं, वो हमारी अभाज्य संख्या होती है। जैसे 2, 3, 7, 11। एक जो है, ध्यान रखेंगे, एक जो नंबर है वो ना तो आपका अभाज्य संख्या है और ना ही भाज्य संख्या होती है। सबसे इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, एक ना तो भाज्य है ना ही अभाज्य। इसके बाद है भाज्य संख्याएं जो स्वयं और 1 के अलावा किसी अन्य संख्या से भी भाग हो, वो हमारी भाज्य संख्याएं होती है। जैसे 4 है मान लीजिए, तो ये आपका 1 और 4 से तो हो गई, साथ में 2 से भी हम इसको डिवाइड कर सकते हैं, तो ये हमारी भाज्य संख्या है। नेक्स्ट है आपकी परिमेय संख्या। इंपॉर्टेंट है, परिमेय संख्या p/q के रूप में लिखते हैं, जहां पर q जो है आपका 0 के बराबर नहीं होता। या फिर हम देखिए यहाँ पर हमने लिखा हुआ है ऐसी संख्याएं जो कहीं पर जाके दशमलव के बाद शांत हो जाएं या फिर रिपीट होना स्टार्ट हो जाएं, सेम नंबर्स सेम डिजिट्स, तो हम बोल देते हैं कि हमारी ये परिमेय संख्या है। ऐसी संख्याएं जो p/q के रूप में नहीं लिखी जाती हैं, जो ना तो शांत होती है और ना ही कहीं पर रिपीट होती है, तो ऐसी संख्याएं अपरिमेय संख्याएं होती है। तो देखिए बेटा, इसमें ये जो पाई है, आपके पेपर में पाई का कई बार पूछा जाता है, पाई परिमेय है या अपरिमेय, तो पाई जो है अपरिमेय संख्या है। ध्यान रखेंगे, पाई अपरिमेय संख्या है। नेक्स्ट आपका वास्तविक संख्याएं क्या होती है। परिमेय और अपरिमेय दोनों संख्याएं हमारी वास्तविक संख्याएं कहलाती है। जितनी भी परिमेय अपरिमेय संख्याएं हैं वो सारी की सारी वास्तविक संख्याएं हैं। नेक्स्ट आपके पास HCF और LCM का फॉर्मूला। HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और लीस्ट कॉमन मल्टीपल LCM होता है। तो ये देखिए, जितने भी आपके 5 बनाए गए हैं फॉर्मूले, ये सिर्फ एक ही फॉर्मूले पे बेस है आपके, कि पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर होती है LCM गुना महत्तम समापवर्तक, HCF। ठीक है, अब ये 4 चीजें हमारे पास, एक है LCM, एक है HCF, पहली संख्या और दूसरी संख्या। किन्हीं भी 3 संख्याओं के बारे में पता होने पर हम 4th नंबर की संख्या को ला सकते हैं। ठीक है, तो इन्हीं को ही हम आगे पीछे करके लिख रहे हैं, तो इन 5 तरीकों से हम इसको लिख सकते हैं। आप ये सारे फॉर्मूले एक ही से आए हैं, तो इसको आप अलग अलग ना समझे।
नेक्स्ट है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। ये भी 1 नंबर में कई बार पूछ लिया जाता है कि क्या होती है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, जिसमें 2 धनात्मक पूर्णांक आप लेते हैं a और b और अद्वितीय पूर्ण संख्याएं हैं q और r। तो इसको आप किस फॉर्म में लिखते हैं, a = bq + r। एक क्वेश्चन यहां से बनता है कि r की जो रेंज है वो कहां से कहां तक होती है, 0 से b तक, 0 से ग्रेटर या इक्वल और लेस देन b। ये ध्यान रखेंगे कि जो शेषफल होता है वो इन दोनों के बीच में होता है, 0 के इक्वल भी हो सकता है या बड़ा हो सकता है, लेकिन b से छोटा होता है। तो 1 नंबर का क्वेश्चन यहां से भी पूछा जाता है। नेक्स्ट है आपके पास चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2 में बेटा देखिए आपके पास दिया हुआ है रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद होता है जिसमें x की सबसे बड़ी घात आपके पास होती है 1। ये रैखिक बहुपद कहलाता है आपका। अगर आप इसको शून्य ज्ञात करेंगे तो आप इसको 0 के बराबर रखेंगे, ax + b = 0। तो x का मान निकालना होता है आपका, वो आता है -b/a। इसके बाद है द्विघात बहुपद। मेनली आपसे द्विघात बहुपद पूछा जाता है। रैखिक के बारे में भी आपको 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, तो आपको ध्यान रखना है x की सबसे बड़ी घात 1 होनी चाहिए आपकी। रैखिक द्विघात में x की सबसे बड़ी घात 2 होती है। तो यहाँ पर आपको ये दिया हुआ है कि देखिए क्या क्या चीजें पूछ सकते हैं द्विघात में। क्या तो समीकरण पूछ सकते हैं, सॉरी बहुपद पूछ सकते हैं, या फिर आपको शून्यक पूछेंगे। तो शून्यक निकालने का फॉर्मूला होता है -b + (√b² - 4ac/2a। या शून्यकों का योगफल पूछ सकते हैं, जिसको हम अल्फा + बीटा भी लिखते हैं। तो ये होता है अचर संख्या, सॉरी यहाँ पर ये आएगा आपका -x का गुणांक बटे में x² का गुणांक। इसके बाद आपका शून्यकों का गुणनफल। देखिए इन पर बेस्ड आपके क्वेश्चन बनते हैं 1-1 नंबर के। तो आपका ये जो द्विघात है ये सारे ही फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है, आप जरूर करके जाएं। गुणनफल में क्या होता है, c/a, यानी कि अचर संख्या बटे में x² का गुणांक। इसके बाद है आपके पास त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद होता है जिसकी घात x की घात जो है वो क्या हो, 3 हो, या 3 शून्यक भी कह सकते हैं हम। इसके अंदर आपने मान लीजिए 3 शून्यक जो है अल्फा, बीटा और गामा माने हैं। तो अगर हमसे पूछा जाए तीनों शून्यकों का योगफल, तो -b/a, इसका मतलब आपके पास होगा -x² का गुणांक बटे में x³ का गुणांक। अगर आपसे 2-2 का प्रोडक्ट करके बाकी सम पूछा जाए तो ये होता है आपका c/a, यानी कि x का गुणांक बटे में x³ का गुणांक। अगर 3 का गुणनफल पूछ लिया जाए तो माइनस अचर पद बटे में x³ का गुणांक। ये आपके पास फॉर्मूले होते हैं, या फिर इसको आप -d/a भी लिख सकते हैं। ये है सेकंड चैप्टर आपका। थर्ड चैप्टर है 2 चर वाले रैखिक समीकरण। तो देखिए बेटा इसमें आपके पास सीधे आपको मेथड करवाए गए हैं, आप उन्हीं से क्वेश्चन करके आएंगे। 2 चर वाले रैखिक समीकरण क्या होते हैं आपके, जिसमें आपके पास 2 चर यानी कि x और y निकालने होते हैं। तो आपके पास इस टाइप की इक्वेशन मिलती है, ax + by + c = 0। ऐसी 2 समीकरण आपको मिलने वाली है, रैखिक समीकरण मिलेंगी। यहाँ पर दिया हुआ है रैखिक समीकरण एक सरल रेखा में होती है, x = c, यानी कि x पर अगर कोई भी पॉइंट है तो देखिए किसके समानांतर आ रहा है आपका, y एक्सिस के, ठीक है। तो y एक्स के समानांतर है। अगर आपसे ये कहे y = c, तो ये आपकी समानांतर आ रही है x के। तो y = c समानांतर होती है x के। ये पूछ लिया जाता है कई बार। x0 का आलेख बनता है y एक्स पर, और y अगर 0 है तो आपका आलेख जो बनता है वो बनता है x एक्सिस पर। 3 फॉर्मूले मैंने आपको करवा रखे हैं, अगर आपको ध्यान नहीं है तो एक बार फिर से देख लेंगे आप हमारी वीडियोस को। 3 फॉर्मूले, विलोपन, प्रतिस्थापन एंड वज्र गुणन। नेक्स्ट है आपका चैप्टर नंबर 4 द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण में आपके पास यहाँ है, आपको बोला गया है ax² + bx + c = 0। यहाँ a जो है आपका 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, क्योंकि देखिए अगर a 0 हो जाता है तो आपकी ये टर्म 0 हो जाती है, और ये टर्म 0 होने के बाद ये रैखिक बन जाती है, जबकि हम बात कर रहे हैं द्विघात की, जिसकी घात 2 हो। अब इसके अंदर मूलों की प्रकृति, ये आपके पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये यहाँ से क्वेश्चन 100% बनता है, तो ये फॉर्मूला जरूर ध्यान रखेंगे। देखिए ये फॉर्मूला मैंने बता दिया है कि मूल कैसे ज्ञात करते हैं, -b + (√b² - 4ac/2a)।
अब देखिए आपको विविक्त कर पूछा गया है, ये विविक्त कर होता है आपका b² माइनस 4ac, ये विविक्त कर कहलाता है हमारा। अब ये 3 कंडीशन आती है इस पर, अगर 0 है तो रूट्स रियल होंगे और इक्वल होंगे, वास्तविक और समान। अगर 0 से छोटा है तो काल्पनिक होंगे, और अगर 0 से बड़े हैं तो वास्तविक और असमान होंगे। क्लियर? इसके बाद मूलों का योगफल, जो पीछे मैंने आपको फॉर्मूला लिखवाया, -x का गुणांक बटे में x² का गुणांक। गुणनफल पूछे तो अचर पद बटे में x² का गुणांक। अगर आपको समीकरण दी हुई है, आपको योगफल और गुणनफल दिया हुआ है और पूछा गया है कि आप समीकरण बताएं द्विघात, ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है, तो आप ध्यान रखेंगे x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू 0। क्लियर? ये फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया है मूल ज्ञात करने का। ये आपके इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं जो आपके किसी भी क्वेश्चन में कई बार यूज हो जाते हैं, तो कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन नहीं होता है इसका। आप ये स्क्वायर कैसे ओपन होता है, क्यूब कैसे ओपन होता है, फैक्टर कैसे आप लगाते हैं, ये सब यहाँ पर दिए हुए हैं, तो आप ये स्टडी कर लेंगे इनकी। इसके बाद घात और घातांक से संबंधित भी ये फॉर्मूले हैं आपके, कि सेम अगर बेस हो, आधार सेम है, तो आपकी पावर क्या होती है, जुड़ जाती है। इसी तरह अगर बटे में लिखा हुआ है, आधार सेम है, तो पावर माइनस में हो जाएगी आपकी। इसी तरह ये फॉर्मूला आपका, अगर माइनस में है पावर तो आप उसको अपॉन में ले जाएंगे तो प्लस की होगी। अगर पावर 1 है तो सेम संख्या रह जाती है, अगर पावर 0 है तो 1 के इक्वल आ जाता है। क्लियर? नेक्स्ट है 5वां चैप्टर आपका, अध्याय 5, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, समानांतर श्रेणी, जिसके अंदर देखिए आपसे क्या क्या पूछा जाता है। एक ऐसी श्रेणी है जिसमें प्रथम पद के अतिरिक्त प्रत्येक पद उससे पहले वाले पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने या घटाने पर मिलती है। तो इसको हम a1 a2 a3 इस तरीके से डिफाइन करते हैं। पहले पद को बोलते हैं a1, दूसरे पद को a2, इसी तरह n वाले पद को बोलेंगे an। जो सार अंतर होगा, डिफरेंस होगा, उसको बोलते हैं हम d। और इसको लिखते कैसे हम, AP में a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d। अब अगर nवां पद पूछा जाए तो आपको फॉर्मूला ये लगाना है, a प्लस n माइनस 1d। इसी तरह अगर आपसे Sn पूछा जाए, n पदों का योग पूछ लिया जाए, तो आपको लगाना है Sn बराबर n बाई 2a प्लस n माइनस 1d। या फिर आपके पास अंतिम पद दिया हुआ है तो आप ये फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, n बाई 2 इंटू a प्लस l, अंतिम पद। क्लियर? इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा, क्या तो nवां पद निकालना पूछेंगे या फिर योग पूछ सकते हैं। 5वें चैप्टर में ये 2 चीजें हैं। आपसे डिफरेंस पूछ सकते हैं, दूसरे पद में से पहला पद माइनस करेंगे तो आपके पास आ जाता है डिफरेंस, दूसरा पद माइनस में पहला पद। पहले पद को a होता है आपका। नेक्स्ट है आपके पास त्रिभुज, चैप्टर नंबर 6, जिसमें आपसे क्या कहा गया है, तो त्रिभुज समरूप होते हैं कब, यदि संगत कोण बराबर हो या उनकी भुजाएं बराबर हो। तो आपको यहाँ पर 3 चीजें दी हुई हैं, कोण कोण कोण, भुजा कोण भुजा, और तीसरी है भुजा भुजा भुजा। अगर ऐसा है तो आप बोलते हैं समरूप त्रिभुज है आपके पास। नेक्स्ट है, इसमें आपको आधारभूतिक अनुपातिकता प्रमेय क्या होती है, तो इसमें बताया गया अगर त्रिभुज के एक भुजा के समानांतर खींची गई रेखा अन्य 2 भुजाओं को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करे तो उन बिंदुओं का जो समान अनुपात में विभाजित करती है। देखिए ये जो त्रिभुज मैंने बनाया, तो इसमें आप ये भी लिख सकते हैं AB बटे में BD बराबर में AC बटे में C। तो इस पर एक क्वेश्चन पूछा जाता है, आपको इनमें से 3 चीजें दे दी जाती हैं और ये पूछा जाता है कि 4th वाली साइड आप निकालिए। इसी तरह पाइथागोरस प्रमेय है, आपको ये दिया जाता है कि एक कोण 90 डिग्री का है, तो आपके पास पाइथागोरस इस्तेमाल होती है। तो वो कैसे लिखते हैं आप, कर्ण का वर्ग बराबर में लंब का वर्ग प्लस में आधार का वर्ग। क्लियर? साथ में इसमें एक फॉर्मूला और आता है इंपॉर्टेंट, जिसमें आप लिखते हो त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात। मान लीजिए मैंने त्रिभुज ये लिया है, त्रिभुज 1 का क्षेत्रफल बटे में ये दूसरा त्रिभुज है हमारा, अनुपात जो है वो बराबर होता है पहले त्रिभुज की भुजा के बटे में दूसरे त्रिभुज की भुजा, इनके अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, आपको
या तो भुजा दे दी जाएगी या फिर क्षेत्रफल दिया जाएगा, तो ये फॉर्मूला आपको वहां पर यूज करना होगा। नेक्स्ट आपका निर्देशांक ज्योमेट्री क्या होती है। निर्देशांक ज्योमेट्री ऐसी संख्या होती है जिसमें आपका एक बिंदु की जो स्थिति है वो दिखाई जाती है, और इसमें आप किस तरीके से लिखते हैं, देखिए ये आपकी x y x डैश y डैश। तो ये पहला क्वाड्रेंट होता है जिसमें दोनों प्लस होते हैं, इसमें x माइनस वाई प्लस, इसमें दोनों माइनस, और ये होता है x प्लस का और y माइनस का। ये पहला भाग कहलाता हमारा, ये दूसरा, इसको हम थर्ड बोलते हैं क्वाड्रेंट, और ये होता है हमारा फोर्थ। क्लियर। ये सारे हमने यहाँ पर साइन दिए हुए हैं, किसमें कौन सा पॉजिटिव होता है मैंने आपको बता दिए हैं। दूरी सूत्र, ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का स्क्वायर और इस पूरे का रूट। मध्य बिंदु निकालने का पूछा जाए तो आपको दोनों संख्याएं x1 प्लस x2 बाई 2 y1 प्लस y2 बाई 2। विभाजन सूत्र पूछ सकते हैं, mx2 प्लस में nx1 अपॉन में m प्लस n। इसी तरह आप y के लिए लिखेंगे my2 प्लस ny1 अपॉन में m प्लस n। क्लियर। और तीसरा है त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछा जाए तो 1/2 x1 ब्रैकेट में y2 माइनस y3 प्लस में x2 ब्रैकेट में y3 माइनस y1 प्लस में x3 ब्रैकेट में y1 माइनस y2। ये त्रिभुज का क्षेत्रफल है जो 2021-22 से आपके सिलेबस में से हटा दिया गया है। तो अभी आपके पास ये इस फॉर्मूले पर बेस्ड क्वेश्चन नहीं आएगा। ये 3 फॉर्मूले आप जरूर याद करके जाएं, दूरी, मध्य बिंदु और विभाजन। नेक्स्ट है आपका चैप्टर नंबर 8। चैप्टर नंबर 8 सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें आपको दिया गया सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है, और 90 डिग्री के सामने वाली भुजा जो है वो हमारी कर्ण कहलाती है, और शेष भुजाएं लंब और आधार होती हैं। ये आपको मैंने जब एक चैप्टर करवाया था तो आपको बताया भी था, 90 के सामने वाली भुजा कर्ण होती है आपकी। और जिस भी कोण का आप इस्तेमाल कर रहे हैं, मान लीजिए ये कोण हम लेके चल रहे हैं, तो इस कोण के सामने वाली भुजा हमारी कहलाती है लंब सम्मुख भुजा, और साथ लगी हुई भुजा कहलाती है आधार। ठीक है, तो ये कोण पर डिपेंड करता है। अब देखिए साइन क्या होता है, लंब बटे कर्ण, कोस होता है आधार बटे कर्ण, टेन होता है लंब बटे आधार। ये सभी आप याद करेंगे बेटा, क्योंकि इन्हीं पर बेस्ड हमारे क्वेश्चंस आते हैं। तो यहाँ पर एक शॉर्ट फॉर्मूला मैं लिखवा देती हूँ, लाल बटे कक्का। इसका क्या मतलब होता है ये भी मैं बताती हूँ आपको। देखिए लंब बटे कर्ण होता है साइन, आधार बटे कर्ण होता है कोस, और लंब बटे आधार होता है टेन। इसी तरह इसको अगर हम उल्टा कर दें तो कर्ण बटे लंब होता है हमारा कोसिकेंट, कर्ण बटे आधार होता है सीकेंट, और आधार बटे लंब होता है कोट। आप इस एक ट्रिक को याद रखेंगे तो आपको 6 के 6 पता चल जाएंगे कि किस तरीके से हम इसे सोल्व करेंगे। नेक्स्ट है साइन इंटू में 1, कोसिकेंट लिखते हैं तो 1 होता है, क्योंकि साइन थीटा जो है वो होता है 1 अपॉन कोसिकेंट थीटा। इसी तरह कोसिकेंट इंटू सीकेंट 1 होता है, जिसको हम कोस थीटा इक्वल टू 1 बाई सीकेंट थीटा लिखते हैं। ये सभी फॉर्मूले आप याद करेंगे। टेन थीटा इंटू कोट थीटा होता है 1, और टेन थीटा को आप लिख सकते हैं 1 अपॉन कोट थीटा। तो ये सभी आप याद कर लेंगे, सभी एक दूसरे से कनेक्टेड हैं ये। नेक्स्ट है, आपको टेबल भी मैंने लिखवाई हुई है कि साइन थीटा, देखिए मैंने आपको ये ट्रिक भी बताई हुई है, 0/4 इसका रूट 0 डिग्री पर, इसी तरह 1/4 का रूट, 2/4 का रूट, 3/4 का रूट और 4/4। ये आपको यहाँ पर 0, 30 डिग्री, 45, 60 और 90 ये सब बताए हुए हैं। तो आपके पास ये आ जाता है 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। ये साइन की वैल्यू आती है 0 to 90। इसको जब आप उल्टा लिखना स्टार्ट करते हैं तो ये कोस की वैल्यू बन जाती है। टेन के लिए हमें पता है साइन बटे कोस होता है, तो आप इनको डिवाइड करके निकाल लेंगे। कोट टेन का उल्टा होता है, इसलिए आप इनको उल्टा करके लिखें टेन की वैल्यूज को, तो कोट मिलेगी। सीकेंट कोस का उल्टा होता है, इसलिए कोस की वैल्यूज को आप उल्टा करके लिख दें। और कोसिकेंट जो है साइन का रिवर्स होता है, तो आप साइन की वैल्यूज को रिवर्स करके लिखेंगे। नेक्स्ट है आपके पास, अगर आप साइन 90 माइनस थीटा करते हैं तो कोस थीटा होगा। इसी तरह 90 माइनस थीटा करने पर कोस साइन में बदलेगा, टेन कोट में, कोसिकेंट 90 माइनस थीटा सीकेंट में, सीकेंट बदलेगा आपका कोसिकेंट में, कोट बदलता है टेन में।
और साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर, ये तीनों आइडेंटिटी आपकी इंपॉर्टेंट है, ये तीनों याद कर लें आप। साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, सीकेंड स्क्वायर थीटा होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा और कोसिकेंड स्क्वायर होता है 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। इसके बाद है आपके पास चैप्टर 10, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, मेनली आप ये यूज करते हैं। इसके बाद है वृत्त की त्रिज्या, तो इसको आप ये भी लिख सकते हैं, वैसे हम आर लिखते हैं, ये फॉर्मूला आप यूज कर सकते हैं अगर क्षेत्रफल दिया हुआ है त्रिज्या निकालने के लिए। तो हमें पता है क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, तो अपॉन में पाई करके रूट करेंगे तो देखिए आर ही आ जाता है। इसके बाद है वृत्ताकार वलय का क्षेत्रफल, यानी कि 2 वृत्त आपको दिए हुए हैं और ये वाला एरिया अगर आपसे पूछा जाता है तो बड़े वाले की त्रिज्या में से आप छोटे वाले की त्रिज्या माइनस करेंगे क्षेत्रफल में, तो आपके पास ये जो शेडेड पोर्शन है ये आपका आ जाता है। इसी तरह अर्धवृत्त की परिधि पूछी जाए तो पाई आर प्लस में 2r, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल पूछा जाए तो आपका ये होता है 1/2 पाई आर स्क्वायर। चतुर्थ हिस्से का पूछा जाए तो आप 4 से डिवाइड करेंगे, हाफ हिस्से का पूछा जाता है तो आप 2 से डिवाइड करते हैं। इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, तो ये होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360, ध्यान रखेंगे ये आपका इंटू में है। साथ में आपके पास यहाँ पर है चाप की लंबाई, चाप की लंबाई ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है इस पर भी बेस्ड, जो कि होता है थीटा बटे 360 गुणा में 2 पाई आर। इसके बाद आपके पास वृत्तखंड का क्षेत्रफल है, ये भी पूछ लिया जाता है तो आप इसको भी ध्यान रखेंगे, पाई थीटा अपॉन 360 माइनस में 1/2 साइन थीटा, और बाहर आपके पास कंप्लीट के बाहर आता है आर स्क्वायर। बेलन का आयतन होता है आपका पाई आर स्क्वायर एच, वक्र पृष्ठीय होता है 2 पाई आर एच और संपूर्ण पृष्ठीय होता है 2 पाई आर ब्रैकेट में एच प्लस आर। शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, वक्र पृष्ठीय होता है पाई आर एल, संपूर्ण पृष्ठीय होता है पाई आर एल प्लस में पाई आर स्क्वायर। गोले का आपका वक्र पृष्ठीय होता है पाई आर स्क्वायर, गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब। इसी तरह आप समबाहु त्रिभुज का निकाल सकते हैं √3/4 साइड का स्क्वायर। ये सभी फॉर्मूले आपको मैंने यहाँ पर दिए हुए हैं। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल हो तो आप लिख सकते हैं 1/2 आधार इंटू में ऊंचाई। सभी फॉर्मूले आप एक बार रिवाइज करके जरूर जाएं, इन पर क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है आपसे। घन का आयतन होता है, भुजा का आप 3 बार गुणा करेंगे भुजा को। परिमाप पूछे तो 4a स्क्वायर। आयत की अगर आपको परिमाप पूछे तो 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। आयत की विकर्ण पूछे तो रूट लंबाई का वर्ग प्लस में चौड़ाई का स्क्वायर। वर्ग का परिमाप पूछे तो 4a, a जो है यहाँ पर भुजा के लिए यूज हो रहा है। वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर। इसी तरह विकर्ण निकालने के लिए हम भुजा गुणा में √2 करते हैं और आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा में चौड़ाई। नेक्स्ट है सांख्यिकी। सांख्यिकी में माध्यिका का फॉर्मूला अगर हम देखें बेटा तो ये होता है L प्लस n/2 माइनस CF डिवाइड बाय F इंटू में H। मैं वापस से लिख देती हूँ, आई थिंक यहाँ पर आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है, आप इस तरीके से यूज करेंगे। क्लियर? तो आपको ये सब पता होना चाहिए कि L, N, CF, F, H ये सब क्या होते हैं और कैसे निकाले जाते हैं। इसके बाद है आपके पास बहुलक। एक क्वेश्चन 100% बनेगा बड़े क्वेश्चन में से, तो आप फॉर्मूला जरूर याद रखें। L प्लस F1 माइनस F0 डिवाइड बाय 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। ये फॉर्मूला आप अच्छे से याद कर ले बेटा, एक क्वेश्चन आपका 100% आएगा। सिर्फ 3 फॉर्मूले हैं ये आपके, अगर आपने इनको याद कर लिया तो आपके जो 5 नंबर का क्वेश्चन आना है आपके वो कंफर्म हो जाएंगे। अब देखिए एक है माध्य। माध्य जो होता है या तो आप लिखते हैं समेशन x/n, फ्रीक्वेंसी गिवन है तो माध्य निकालने के लिए हम इसका भी इस्तेमाल कर लेते हैं, समेशन ऑफ fi xi डिवाइड बाय समेशन ऑफ fi। एक हमारे पास होता है कल्पित माध्य। तो देखिए बेटा कल्पित माध्य के अंदर मैंने आपको फॉर्मूला लिखवा रखा है, x बार बराबर होता है a प्लस समेशन ऑफ fi di, i जो है आपका 1 से n जितनी भी संख्याएं दी हुई है डिवाइड बाय fi, और di जो है वो कैसे निकलता है आपका
xi माइनस में a जो है आपका अज्यूम मीन कल्पित माध्य होता है। इसी तरह पग विचलन विधि है एक आपकी माध्य के अंदर। पग विचलन विधि जो है अभी 21-22 के सिलेबस में से डिलीट हो गई थी, तो अभी आपके पास ये नहीं आने वाला है। फिर भी मैं आपको इसका फॉर्मूला लिखवा देती हूँ एक्स बार का पग विचलन का। ये होता है a प्लस h समेसन ऑफ एफ आई यू आई डिवाइड बाय समेसन ऑफ एफ आई, जहां पर आपके पास यू आई जो है वो निकालने का तरीका होता है एक्स आई माइनस ए अपॉन एच। क्लियर। नेक्स्ट आपके पास प्रायिकता का प्रोबेबिलिटी, जिसमें आपको बोला गया है घटित होने की प्रायिकता और नहीं होने की प्रायिकता का जोड़ जो है वो 1 के इक्वल होता है। आपके पास केवल कुछ ही फॉर्मूले हैं, तो इनको अच्छे से याद करके जाएं प्रायिकता के अंदर। यहीं से क्वेश्चन बन जाता है आपका, और बहुत ही आसान क्वेश्चन होते हैं। एक इसमें ये आपसे पूछ सकता है कि प्रायिकता का फॉर्मूला क्या होता है, तो आप लिखेंगे PA बराबर अनुकूल परिणामों की संख्या बटे में कुल संभावित परिणामों की संख्या। क्लियर। एक आपसे ये पूछ सकता है कि संभव घटना क्या, संभव घटना होती है जिसके होने की जो घटना होना संभव हो, यानी कि जिसकी प्रायिकता जो है संभावित घटना को की प्रायिकता जो है ये हमारी होती है 1 के इक्वल। एक होती है आपकी असंभव घटना, जैसे कि मैं आपसे ये कहूं कि मैंने पासा फेंका है और उसमें 7 आने की घटना बताइए, तो असंभव घटना होती है क्योंकि 7 उसमें नहीं होता, तो उस समय प्रायिकता होती है हमारी 0। असंभव की प्रायिकता होती है 0। एक आपसे ये पूछ सकता है प्रायिकता किस किस के बीच में होती है, तो ये होती है 0 और 1 के बीच में, इक्वल भी हो सकती है। एक आपसे यहां पर ये बोला गया है अगर आपको P A यूनियन B, तो इसको हम लिखते हैं PA प्लस PB प्लस माइनस में P A इंटरसेक्शन B। ठीक है। आपको ये जो मैंने फॉर्मूले लिखवाए हैं ये अभी तक, ये आपके सारे के सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं। पूरा चैप्टर के जितने भी क्वेश्चन हैं केवल इन्हीं फॉर्मूलों पर बेस्ड हैं, तो आप ये छोड़कर ना जाएं, सारे के सारे एक बार रिवाइज जरूर करें। ये थे आपके 15 चैप्टर जिनके अंदर से आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो आप इन सभी फॉर्मूलों को एक बार रिवाइज करें और अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसका फ़ायदा उठा सकें, क्योंकि हमारा पर्पज़ मैंने आपको बताया कि सभी बच्चों के अच्छे मार्क्स आए, यही हमारा पर्पज़ है। आपने तैयारी पूरी कर रखी है तो रिलैक्स माइंड से आप पेपर दीजिए, और सभी का पेपर बहुत अच्छा होने वाला है। और जैसे ही आपका पेपर हो जाएगा सेम डे मैं आपको चारों कोड के आपके आंसर्स भी प्रोवाइड करवा दूंगी, तो हमारे साथ बने रहें। थैंक यू।